हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड, किसी भी लेंथ को मेज़र करने का डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम किसी भी लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। इनडायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि इनडायरेक्ट मेथड कब हम यूज़ करते हैं, जब इन इंस्ट्रूमेंट के बियॉन्ड कोई मेज़रमेंट हमें लेंथ का लेना है। इन इंस्ट्रूमेंट के बियॉन्ड का मतलब या तो कोई बहुत बड़ी लेंथ हो या तो कोई बहुत छोटी लेंथ हो, जिनको हम इन इंस्ट्रूमेंट से मेज़र ना कर पाएँ, उन्हें हम किस मेथड से मेज़र करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने लास्ट लेक्चर में पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस का मतलब कि अर्थ से प्लानट, अर्थ से सन की बीच की दूरी, अर्थ से मून के बीच की दूरी, अर्थ से किसी और प्लानट के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें पैरेलैक्स मेथड से हम फाइंड करते हैं। और उस मेथड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और उसके फॉर्मूले से हमने दो तीन कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है, इनडायरेक्ट मेथड, हमने पिछले लेक्चर में देखा था फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस तो अगर हम बात करेंगे फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, तो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल is about 10 raised to power minus 8 meter to 10 raised to power minus 10 मीटर। तो मॉलिक्यूल का साइज 10 रेज टू पावर माइनस 8 मीटर से 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के बीच का होता है। बहुत ही स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल साइज। अब इससे अगर हमें मेज़र करना हो, ठीक है, एक एवरेज साइज दिया हुआ है, लगभग इतने के आसपास होता है। अब इसे हमें अगर मेज़र करना हो तो हम स्क्रू गेज का अगर हम यूज़ करें तो स्क्रू गेज कैन मेजर ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर। इससे कम स्क्रू गेज मेज़र नहीं कर सकता। 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर से कम की लेंथ को स्क्रू गेज मेजर नहीं कर सकता। अच्छा, 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर से बहुत कम है 10 रेज टू पावर माइनस 8 एंड 10 रेज टू पावर माइनस 10, ठीक है। तो हम स्क्रू गेज से इस साइज़ को, मॉलिक्यूल के साइज़ को मेज़र नहीं कर सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आता है हमारे पास, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिससे हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। माइक्रोस्कोप ये रिजॉल्व कर सकता है किस रेंज के लेंथ को? कैन रिजॉल्व 10 रेज टू पावर माइनस 6 टू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट भी इस लेंथ को मेज़र नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट भी इस लेंथ को मेज़र नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इस लेंथ को मेज़र तो कर नहीं सकते। जैसे हमने लार्ज डिस्टेंस के लिए देखा था, तो हमारे पास मीटर स्केल था सबसे बड़ा मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम उस इंस्ट्रूमेंट से अर्थ से लेके सन तक के डिस्टेंस को थोड़ी मेज़र कर सकते,
ठीक है। वैसे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस आ जाएं, उनको मेज़र करना है हमें। अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस आ जाएं और उन्हें हमें मेज़र करना है, तो उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज होती है ना, हर इंस्ट्रूमेंट की, कि मिनिमम इतना मेज़र कर सकता है, मैक्सिमम इतना मेज़र कर सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट रेंज तो होती नहीं है, कुछ भी मेज़र करो। ठीक है, तो एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि मिनिमम कितना वो मेज़र कर सकता है, मिनिमम कितना वो मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो या स्क्रू गेज हो, ये दोनों मॉलिक्यूल के साइज़ को मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर हमें डायामीटर निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इनडायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड। हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड। अच्छा, हम ओलिक एसिड का ही डायामीटर क्यों फाइंड करते हैं? ओलिक एसिड ही हम क्यों लेते हैं मॉलिक्यूल का डायामीटर फाइंड करने के लिए? मॉलिक्यूल का डायामीटर फाइंड करने के लिए हम ओलिक एसिड ही लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं, हम ओलिक एसिड इस वजह से लेते हैं कि ओलिक एसिड मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है ओलिक एसिड, इसी वजह से हम क्या, ठीक है। तो मोनोमोलिकुलर लेयर क्या होता है, उसके लिए हम ये समझते हैं। पहले इसको मैं रफ कर दूं, फिर मैं समझाता हूँ कि मोनोमोलिकुलर लेयर क्या होता है। तो पहली बात हमें क्या फाइंड करना, डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या फॉर्म करते हैं, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, अब क्या होता है मोनोमोलिकुलर लेयर, ये देखते हैं कि सपोज करो अगर हम रेत को अगर हम इस सरफेस पे गिराएं, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा एक टीला सा बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, रेत है। लेकिन रेत की जगह पे अगर हम वाटर यहाँ पे गिराएं, वाटर ड्रॉप है ये, वाटर ड्रॉप किसी सरफेस पे अगर हम वाटर ड्रॉप को गिराएं, तो वो एक ऐसा लेयर सा बना लेता है। ठीक है, तो मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी सरफेस पे ओलिक एसिड गिरा रहे हैं, जैसे ये वाटर का सरफेस है, सपोज करो ये वाटर का सरफेस है, सपोज कर लो यहाँ पे ये वाटर भरा पड़ा है। ऐसा समझो कि इस वाटर में अगर हम एक प्लास्टिक की बॉल डालें ढेर सारी, तो प्लास्टिक की बॉल्स कैसी होती हैं, ऐसे 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 पूरे सरफेस पे ऐसे 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 सारी बॉल्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। कोई बॉल एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, ऐसी नहीं होती बॉल क्या होती है, पूरे सरफेस पे फेंकोगे एक एक बॉल और वो पूरे सरफेस पे ऐसे इकट्ठी होंगी। एक ही बॉल एक जगह पे होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉल के ऊपर एक बॉल है। ठीक है, जब तक उस सरफेस पे जगह है। ऐसे ही सेम किसके लिए होता है, ओलिक एसिड के लिए। ओलिक एसिड जब हम किसी सरफेस या वाटर के सरफेस पे हम उसको गिराते हैं, तो वो एक एक मॉलिक्यूल का एक लेयर जनरेट कर लेता है, एक एक मॉलिक्यूल का एक लेयर फॉर्म कर लेता है वाटर के सरफेस पे। सिंगल लेयर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर होता है।
उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 मॉलिक्यूल एक साथ होंगे। जैसे इसने एक लेयर फॉर्म किया, ऐसा मैं समझाता हूँ। जैसा ये वाटर का सरफेस था, इस पे ये एक लेयर फॉर्म करेगा, तो ये यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल होंगे उसके। ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल मॉलिक्यूल का ही लेयर वो फॉर्म करता है। एक थिकनेस, छोटी सी लेयर बनाएगा ऐसे वाटर सरफेस पे, ऐसा लेयर वो फॉर्म करेगा, और उस पूरे लेयर में सिंगल मॉलिक्यूल होंगे। मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है? ओलिक एसिड अगर हम वाटर के सरफेस पे गिराएं तो वो क्या करता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर बना लेता है। मतलब एक पतली सी, एक थिक सी लेयर बनाएगा। थिक सी लेयर बनाएगा मतलब पतली सी, थिन सी, ठीक है। थिन सी वो लेयर बनाएगा, और वो उस लेयर में, जैसे ये इतना छोटा सा लेयर उसने बनाया, ये लेयर उसने बनाया, तो उस लेयर में क्या होगा? एक एक मॉलिक्यूल का ये एक ऐसा लेयर बनाएगा, ठीक है। तो मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है। तो अगर मोनोमोलिकुलर लेयर होगा तो हमें इजी होगा फाइंड करना डायमीटर, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि 2-3 मॉलिक्यूल के लेयर बन रहे हैं उसी में, तो फिर 2-3 मॉलिक्यूल के लेयर बनेंगे तो इजी नहीं होगा हमें फाइंड करना डायमीटर। अगर ऐसा कुछ लेयर बन जाता है वाटर सरफेस पे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड करना डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। तो ओलिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसे किसी सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, हम उसको गिरा रहे हैं, तो वो एक थिकनेस बना, एक थिक लेयर बनाता है जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस वजह से हम ओलिक एसिड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं? इस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं? पहले हम क्या करते हैं कि ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक ड्रॉप लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ले लिया हमने। पहले क्या किया हमने? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ओलिक एसिड ले लिया, ठीक है। इतना हमने ओलिक एसिड ले लिया अपने पास। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो हमने ओलिक एसिड लिया है, इसको हम 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को लेके हमने अल्कोहल के साथ एक सॉल्यूशन बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब का। ये ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक, क्या किया हमने? अल्कोहल के साथ एक सॉल्यूशन बनाया। उसके बाद इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने फिर से लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया था, उसको अल्कोहल के साथ मिलाया, और 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या कर रहे हैं हम? फिर से निकाल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से हमने फिर से लिया, और उसका फिर से हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। पहले हमने 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया वो अल्कोहल के साथ। फिर हमने 1 सेंटीमीटर, ये जो सॉल्यूशन बना इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाला। फिर इसको मिला दिया हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अल्कोहल के साथ, और एक सॉल्यूशन हमने बना दिया, ठीक है। अब जो ये सॉल्यूशन बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, मतलब इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा? 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। जो ये सॉल्यूशन बना है, ध्यान से समझना, ये जो सॉल्यूशन बना है
इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा? 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम लिख सकते हैं ओलिक एसिड प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमने बनाया, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ओलिक एसिड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या करना है? मतलब हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड होगा? 1/20 × 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक कंटेनर में वाटर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें सपोज करो ऐसे एक कंटेनर में वाटर ले लिया हमने, इसमें वाटर ऐसा भरा पड़ा था, ये वाटर है सरफेस पे। ठीक, अब इस वाटर पे के सरफेस पे क्या, एक पाउडर हमें इसके ऊपर ड्रॉप कर देना। उस पाउडर का नाम होता है लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर, इसको हम क्या करते हैं? इस सरफेस पे छिड़क देते हैं ऐसे पाउडर। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर हमने इस सरफेस पे छिड़क दिया। अब क्या करते हैं हम कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, इस सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं? इस पे ऐसे ड्रॉप गिराते हैं। ठीक है, जब हम ड्रॉप इसके ऊपर गिराते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है। ये पूरा पाउडर हट जाएगा और कुछ ऐसा एक ऐसा शेप सा बन जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा शेप सा बन जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ डायामीटर होगी। मतलब जैसे ही हम पाउडर ऐसा सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ, हमने एक ड्रॉप गिराया तो वो क्या बन जाता है? ऐसा पूरा पाउडर हट जाएगा, यहाँ से पाउडर पूरा हट गया और ऐसा गोल सा ऐसा शेप बन जाता है। ठीक है, अब ये शेप जो होता है ये बड़ा सा बनता है, सरफेस इसका क्या होता है? बड़ा होता है। तो सरफेस ज़्यादा होने की वजह से इस सॉल्यूशन में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अल्कोहल जो होता है प्रेजेंट वो उड़ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? बस ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ही इस पूरे शेप में बिखरा पड़ा है। ठीक है, ओलिक एसिड क्या है? इस पूरे शेप में बिखरा पड़ा है। अब हमें ये थिकनेस अगर मिल जाए, पहली बात तो ओलिक एसिड कैसा बनता है? मोनोमोलिकुलर लेयर का होता है। एक लेयर ऐसे बना के वो क्या करेगा? ये एक लेयर बनी है ओलिक एसिड की। अब उसकी अगर हमें ये थिकनेस मिल जाए, ये थिकनेस अगर हम फाइंड कर लें, तो जो ये थिकनेस होगी वही मॉलिक्यूल का साइज़ होगा। जो ये थिकनेस होगी, क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने पहले बताया कि ऐसे ऐसे एक एक मॉलिक्यूल का ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसा फॉर्म करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल ऐसा 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 रखा होता है। ओलिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें इसकी थिकनेस मिल जाए तो हमने क्या किया? ओलिक एसिड का डायमीटर फाइंड कर लिया फिर। ठीक है, अब थिकनेस कैसे हम इसकी फाइंड करें? हम सपोज करते हैं कि हम कितने ड्रॉप सोल्यूशन हमने गिराया इसमें, अब जो हमने सोल्यूशन गिराया इसमें उसका वॉल्यूम हम सपोज करते हैं वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने सपोज करो एन ड्रॉप इसमें गिराया था, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू एन इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। एक वॉल्यूम मतलब एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी सेंटीमीटर क्यूब हमने माना। हमने सपोज किया एन ड्रॉप हमने गिराया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हमने यहाँ पे गिराया? एन इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमने इतना वॉल्यूम गिराया है, ठीक है, तो कितना ओलिक एसिड होगा प्रेजेंट इसमें?
इसमें ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है इतना ओलिक एसिड, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, हम इधर लिखते हैं अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ओलिक एसिड प्रेजेंट है, तो n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ये हो जाएगा n इंटू वी इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमने इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इतना वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड गिराया, इतना वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड क्या कर दिया हमने इस सरफेस के ऊपर गिराया, n इंटू वी इंटू 1/20 इंटू 20। अच्छा, अब ये जो सरफेस बना है, ये जो पूरा सरफेस बना है, ये जो ऐसा सरफेस बना है, ये वाटर के ऊपर ऐसा कुछ सरफेस बना है, ठीक है। इसकी कुछ थिकनेस है, हम उस थिकनेस को हम कितना सपोज कर लेते हैं टी, और इसके सरफेस एरिया को हम क्या सपोज कर लेते हैं, थिकनेस को हम क्या सपोज कर रहे हैं टी, स्मॉल टी थिकनेस, ठीक है। और एरिया, सरफेस एरिया ए हो गया। तो ये जो पूरा सरफेस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा समझो ये जो पूरा शेप बना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। और जितना अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड हमने डाला है, जितना वॉल्यूम हमने उस सॉल्यूशन का डाला है, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा। मतलब ये एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द दिस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब A इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, A इंटू टी इक्वल्स टू ऐसा समझो कि जो ये पूरा शेप बना, ये किसकी वजह से बना है, हमने जो सॉल्यूशन था उसका जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे डाला होगा इस सरफेस पे, जो सॉल्यूशन था हमारे पास उसका जो वॉल्यूम हमने इस सरफेस पे डाला होगा, उसी वॉल्यूम का ही ये शेप बना होगा, उसी वॉल्यूम का ही ये शेप बना होगा। तो हमने वॉल्यूम कितना डाला है, इतना, मतलब n इंटू वी इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमने इस सरफेस पे डाला है। और इसका वॉल्यूम होगा क्या, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। ये किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो थिकनेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/v अपॉन सरफेस एरिया इंटू 1/20 इंटू 1/20 मीटर सेंटीमीटर। तो हमें ये थिकनेस मिल जाएगा, और हमें पता है कि जो ये थिकनेस होगी उसी में ही क्या है, ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो थिकनेस के ही बराबर डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जो थिकनेस होगी वही क्या होगी, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगी। समझ में आई बात। तो हम लिख सकते हैं द थिकनेस इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसका ऑर्डर आता है 10⁻⁻⁹ टू 10⁻⁻10 मीटर के बीच में। ठीक है, तो ये एक तरीका था डायामीटर फाइंड करने का ओलिक एसिड का। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ इसको। पहले हमने ओलिक एसिड लिया,
1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड का वॉल्यूम लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट का ओलिक एसिड लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट, मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो ऐसा समझो कि एक हमने क्यूब बनाया जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ओलिक एसिड भरा। ठीक है, तो इसमें जो ओलिक एसिड आएगा उसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ओलिक एसिड भरा, वही अमाउंट हमने क्या यूज़ किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। उसको हमने क्या किया, अल्कोहल के साथ मिक्स किया और दोनों को मिक्स करके हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, उस 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में से फिर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया। फिर इसको हमने क्या किया, अल्कोहल के साथ मिक्स किया और फिर हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, पहले 20 फिर 20, 2 बार हमने 20 मिक्स किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें से उस सॉल्यूशन बना लिया हमने। अब उस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का लास्ट में बनाया है, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा ये हमें निकालना था। ठीक है, तो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि उस सॉल्यूशन को लिया और उसके एंड ड्रॉप को वाटर के सरफेस पे गिराया। वाटर का सरफेस नॉर्मल नहीं, वाटर के सरफेस पे पहले हमने एक लाइकोपोडियम पाउडर उसके ऊपर स्प्रेड किया। उसके बाद हमने एंड ड्रॉप उसका क्या किया, ड्रॉप कर दिया ऐसे, एंड ड्रॉप ऑफ उस सॉल्यूशन का हमने ड्रॉप किया। जब हम सॉल्यूशन को ड्रॉप करते हैं तो पाउडर साइड में हट जाता है और एक ऐसा शेप बन जाता है। ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस होती है। ठीक है, ओलिक एसिड की प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताई कि वो सिंगल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि हमने सपोज करो एंड ड्रॉप गिराया और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, v। तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, n इंटू वी। अच्छा, इतने वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 इंटू 20 प्रेजेंट है तो इतने वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट होगा, एन वी इंटू 1/20 इंटू 20। इतना ओलिक एसिड का वॉल्यूम प्रेजेंट है इस पूरे शेप में। इस पूरे शेप में क्या है, इतना ओलिक एसिड का वॉल्यूम प्रेजेंट है। अच्छा, इस शेप का एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, एन वी इंटू 1/20 इंटू 20। तो यहाँ से अगर हम थिकनेस फाइंड करेंगे तो जो थिकनेस आएगा वही होगा डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार अगर हम देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो हमें जल्दी ही ये समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। बहुत ही स्मॉल, देखो इसमें जो हमने थिकनेस फाइंड किया वो किस ऑर्डर में आता है, 10⁻⁻9 टू 10⁻10 मीटर। ये एक एक्सपेरिमेंट करके हमने इस लेंथ को मेज़र कर लिया। ठीक है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेज़र नहीं कर पाते, बट ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट से हमने इस लेंथ को मेज़र कर लिया। ठीक है, तो एक ये इनडायरेक्ट मेथड है। जब बियॉन्ड इंस्ट्रूमेंट चीज़ें चली जाती हैं तो हमें इन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है। और हमने एक ये मॉलिक्यूल का साइज़ का रेंज हमें पता चल गया। ठीक है, लगभग इसी रेंज के सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेंजेस ऑफ लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंजेस ऑफ लेंथ। ठीक है, रेंजेस ऑफ लेंथ।
अच्छा, रेंजेस ऑफ लेंथ देखो, वी यूज़, इसमें लिखते हैं हम कुछ, वी यूज़ certain special length unit, certain special length units for short and large length, for short and large length, मतलब बहुत लार्ज लेंथ और बहुत शॉर्ट लेंथ के लिए हम कुछ स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं लेंथ की। जैसे वन फर्मी, वन फर्मी, वन फर्मी, वन एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। वन फर्मी इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है किसकी, लेंथ की, बहुत ही स्मॉल यूनिट है। हम कह सकते हैं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इसी के लिए ये इसी के ऑर्डर में होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज भी इसी ऑर्डर में होता है 10⁻⁻15। अच्छा, एक और स्मॉल यूनिट होती है वन एंगस्ट्रॉम, 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 इसको हम डिनोट करते हैं वन ऐसे। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये किस ऑर्डर में होता है, ये साइज ऑफ एटम जो होता है वो इस ऑर्डर का होता है। अच्छा, अब ये तो बहुत स्मॉल यूनिट की बात हो गई। अब हम लार्ज यूनिट की बात करें तो एक लार्ज यूनिट होती है हमारे पास वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, वन AU, ऐसे हम डिनोट करते हैं वन AU। ये क्या होता है, ये होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस of the sun from the earth, of the sun from the earth। और ये 1 AU इक्वल्स टू होता है 1.496, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है 10⁻11 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर ये भी एक बहुत ही लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है वन। अच्छा, लाइट ईयर ये यूनिट है, ईयर देख के ये मत समझना कि ये यूनिट टाइम की है। लाइट ईयर ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। वन लाइट ईयर का मतलब होता है 1 LY से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो लाइट की स्पीड जो कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, मतलब लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर वो इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा एक साल में। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24। एक आवर में कितने से मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। मतलब अगर वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट विद स्पीड 3 इंटू 10⁻8 इन 1 ईयर। एक साल में इतनी स्पीड से लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलते हैं वन लाइट ईयर। ठीक है, तो वो डिस्टेंस की यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक
ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इतना आता है 9.46 इंटू 10⁻⁻⁻ माइनस प्लस 15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही क्या होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 1 पर सेक। 1 पर सेक ये इससे भी बड़ी यूनिट होती है, ये होती है 3.08 इंटू 10⁻18 मीटर। तो कुछ स्मॉल, ये कुछ स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज यूनिट्स थी। बाकी हम जो नॉर्मल यूनिट्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तो यूनिट्स हैं ही लेंथ की। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज लेंथ हमें मेज़र करना है तो मीटर 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 में तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए होती है, किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट। ठीक है। तो किलोमीटर से बड़ी यूनिट हम, ये सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। लाइट ईयर हो गया, परसेक हो गया, ठीक है, एयू हो गया, ये बड़ी यूनिट्स के लिए। और स्मॉल यूनिट्स के लिए एंगस्ट्रॉम हो गया, फर्मी हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, मिलीमीटर है, ये सब बहुत छोटी यूनिट्स हैं। मिलीमीटर, उससे छोटी माइक्रोमीटर, उससे छोटी नैनोमीटर, उससे छोटी एंगस्ट्रॉम, उससे छोटी फर्मी। तो ये सब बहुत छोटी यूनिट्स हैं और लार्ज यूनिट्स जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे फिज़िक्स में। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का बचा हुआ है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है। थैंक यू।